हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे संविधान के बारे में जानना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जो पढ़ाई करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बल्कि सभी आदमी को जो भी मतलब जितने भी इंडिया के निवासी है, भारतवासी है, उन सबको पता होना चाहिए हमारे संविधान के बारे में। तो आज से मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे और इस जानने और समझने का जो ये जर्नी है उसमें आप लोग भी हिस्सा लेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 से 4 तक दे रखा है, तो हम सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 को कि उसका नाम क्या है और पार्ट 1 के अंदर क्या आता है और उसके अंदर हमारे चारों आर्टिकल्स कैसे हैं। ठीक है, हमारे संविधान के पार्ट 1 का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें लिखा हुआ है कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी. It explains how India is defined as a country, what all areas come under its territory, and how new states or union territories can be created, changed, or merged. It also clarifies the relationship between the union, जो कि central government है, and the state regarding changes in boundaries and names. Through these articles, जो कि है Article 1 to Article 4, the Indian Constitution provide a clear legal structure for the formation, reorganization and expansion of India's territory. तो ये तो हमारा लीगल लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बहुत आसान शब्दों में अभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो है इंडिया के बारे में सबसे पहली और बेसिक जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि हमारा देश इंडिया, जिसे भारत भी कहा जाता है, एक्चुअली किस किस हिस्सों से मिलकर बना है। यानी इंडिया की टेरिटरी, उसकी बाउंड्रीज और उसके अंदर आने वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का पूरा स्ट्रक्चर यही पार्ट डिफाइन करता है, जो कि है पार्ट 1। इस पार्ट में ये भी समझाया जाता है कि अगर फ्यूचर में इंडिया को कोई नया स्टेट बनाना हो, किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ बढ़ानी हो, या स्टेट का नाम चेंज करना हो, या दो स्टेट को आपस में मिलाना हो, मर्ज करना हो, तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है और किसके पास ये अधिकार होता है ये सब करने का। पार्ट 1 बेसिकली ये सुनिश्चित करता है कि इंडिया का नक्शा अचानक से नहीं बदलेगा, बल्कि पार्लियामेंट की प्रॉपर कानून बनाने की प्रक्रिया से ही कुछ बदलाव हो सकता है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक ऐसे नियम दिए गए हैं जो इंडिया के फॉर्मेशन, रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेंशन का पूरा लीगल ढांचा तैयार करते हैं। यानी भारत का नाम, उसकी सीमा, उसके राज्यों का स्ट्रक्चर किस आधार पर है, ये सब पार्ट 1 ही बताता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसके अंदर एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को कवर कर देते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आर्टिकल 1 का नाम है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये आर्टिकल 1 का नाम है। इसके अंदर है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी अ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज the territories of the state, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. तो ये है हमारे आर्टिकल 1 में, जो कि लीगल लैंग्वेज है, ये प्रॉपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। अब हम इसका जानते हैं, मतलब हमारे शब्दों में जानते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 1 है इंडिया का नाम और उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहता है कि हमारे देश के 2 आधिकारिक नेम हैं। तो इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब कि इंडिया भी है और भारत भी है। ठीक है, और भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, मतलब हमारे देश अलग अलग राज्यों से मिलकर एक बहुत बड़ा संघ है। फिर आर्टिकल 1 बताता है कि भारत में कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शामिल हैं और उनकी पूरी लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। आगे आर्टिकल 1 ये भी एक्सप्लेन करता है कि इंडिया की टेरिटरी किन किन हिस्सों से मिलकर बनती है, मतलब कि सारे स्टेट्स का एरिया और उसकी बाउंड्रीज़, सारे यूनियन टेरिटरी और उसकी बाउंड्रीज़, और कोई नया एरिया जो इंडिया
कानून के अनुसार फ्यूचर में एक्वायर करना चाहता है या फिर एक्वायर करें, तो सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 हमारे देश का नाम, उसकी सीमा और उसके अंदर आने वाले राज्यों की सूची तैयार करता है, ऑफिशियली डिफाइन करता है ना। तो ये आर्टिकल 1 हमारा इतना सिंपल सा था, कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 है, मतलब उसका नाम है एडमिशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसके अंदर दिया हुआ है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ओके, तो आर्टिकल 2 संसद को ये शक्ति देता है कि अगर कोई नया क्षेत्र इंडिया का हिस्सा बनना चाहे, ठीक है, अगर कोई नया स्टेट जो है इंडिया का हिस्सा बनना चाहे या पार्लियामेंट डिसाइड करे कि एक नया स्टेट बनना चाहिए, ठीक है, तो पार्लियामेंट न्यू लॉ बनाकर ऐसा कर सकती है। यानी बाहरी एरिया को इंडिया में शामिल करना या नए स्टेट की स्थापना करना, ये सारी चीज़ों का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है और पार्लियामेंट ही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती है। इसका मतलब ये है, मतलब अगर सिंपल शब्दों में जाने तो इसका मतलब ये है कि नए स्टेट को एडमिट करना या एस्टैब्लिश करना पूरी तरह पार्लियामेंट का डिसीजन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में तो हमारा यही दे रखा है। ओके, अब हम आर्टिकल 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 3 को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ओके, तो ये क्या कहती है उसको समझते हैं कि पार्लियामेंट में बाय लॉ for a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territories to a part of any state, increasing the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state and alter the name of any state. Okay, तो अभी आपको समझ नहीं आया होगा पर अभी समझ में आ जाएगा जब मैं समझाऊंगी। ओके, तो आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट में बदलाव करने का पूरा तरीका बताता है। आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में बदलाव करने का पूरा तरीका बताता है। जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं बने हुए हमारे देश में, उन स्टेट्स में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो किसी स्टेट के हिस्से को अलग करके एक नया स्टेट बना सकती है, ठीक है। किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो या किसी स्टेट का एरिया कम करना हो या किसी स्टेट की बाउंड्री बदलना हो या किसी स्टेट का नाम बदलना हो, ठीक है, ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में तभी लाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे और अगर किसी स्टेट का नाम, सीमा या क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की लेजिस्लेचर से राय मांगे और स्टेट अपनी ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का ही होता है। ओके, तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो आर्टिकल 3 ये बताता है कि स्टेट में बदलाव का लीगल प्रोसेस क्या है और किसके पास अधिकार है, ठीक है। इसका एक प्रोवाइजो भी है, उसको भी हम देखते हैं आर्टिकल 3 में, उससे भी हमें थोड़ा क्लियर आइडिया लग जाएगा। 3 का प्रोवाइजो में ये लिखा है कि प्रोवाइड्स दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified. ओके, तो प्रोवाइजो में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नाम बदलने का अधिकार देता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इस काम के लिए एक ज़रूरी रूल यानी प्रोवाइजो है। और प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट, प्रोवाइजो में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी बिल तभी पेश कर सकती है जब राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे दे। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट बिल लाने की शुरुआत कभी नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि अगर बिल किसी भी स्टेट का
एरिया, बाउंड्री या नाम बदलने की बात हो तो प्रेसिडेंट उस बिल को उसी स्टेट के लेजिस्लेचर मतलब कि विधानसभा को भेजेंगे, तभी वो इस बात में अपनी राय दे सकें। ठीक है, जब वो इस बात में अपनी राय देंगे तो उनका जो राय होता है वो अंतिम नहीं होता, मतलब वही फैसला नहीं होता, जो फाइनल डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट का होता है। और प्रेसिडेंट एक समय सीमा भी रेडी कर सकता है, तैयार कर सकता है कि स्टेट को अपनी जो बात है, अपनी राय है, अपना जो एडवाइस है वो कितने समय में उनको देनी है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 3 समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे आर्टिकल 3 का प्रोवाइजो था। तो अगर हम पूरा अगर इसका एक समरी टाइप बनाएं तो ये है कि बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आर्टिकल 3 का बिल पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। और अगर किसी स्टेट को असर पड़ रहा है का मतलब जिस स्टेट को के बारे में उसकी बाउंड्रीज़ को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, तो उस स्टेट को अगर जिस स्टेट को असर पड़ रहा है तो उस स्टेट की राय ली जाती है, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है वो पार्लियामेंट ही लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 है द लॉ। आर्टिकल 4 का नाम है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। ओके, इसके अंदर क्या है? Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule, as may be necessary to give effect to the provision of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision as Parliament may deem necessary. आगे है no such law as a aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। ओके, तो इसमें आर्टिकल 4 में क्या कहते हैं कि आर्टिकल 4 जो है वो बेसिकली एक टेक्निकल आर्टिकल है जो बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी लॉ बनेगा उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के 2 शेड्यूल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में जिसमें स्टेट और यूटी की लिस्ट होती है, और फोर्थ शेड्यूल जिसमें राज्यसभा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर एक नया स्टेट बनेगा या किसी स्टेट की बाउंड्री बदलेगी तो इन लिस्ट में भी अपडेट करना पड़ेगा, और वे इसी आर्टिकल के थ्रू होता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 4। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बदलाव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, लिस्ट में तो बदलाव होता है लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं, यानी इसको आर्टिकल 368 वाली स्पेशल लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आर्टिकल 4 बस ये इंश्योर करता है कि स्टेट में बदलाव होने पर कॉन्स्टिट्यूशन के रिकॉर्ड भी सही तरीके से अपडेट हो जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 4। तो आई होप आपको आर्टिकल 1 to 4 समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि ये जो जर्नी है हमारा संविधान को समझने का, जानने का, ये मैं जितने भी आर्टिकल्स हैं सब के ऊपर वीडियो लाऊं, तो आप प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।